आज का ये केस पुलिस के इंसानी पहलू को उजागर करता है। हमें पता चलता है कि पुलिस किस तरह से अलग अलग केसेस को अलग अलग तरीके से सुलझाती है। पुलिस का पाला हमेशा चोर, लुटेरों और खूनियों से ही नहीं पड़ता, बल्कि कभी कभी आपकी और हमारी तरह सीधे साधे दिखने वाले लोग भी पुलिस के लिए चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। और आज का ये केस एक ऐसा अनोखा केस है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये है ना, एक मिनट लेट हो गए। अरे वो ये रेंडिंग है ना, तो बैंक का काम बढ़ जाता है। अरे मेरे सोना, अरे वाह, खिलौने से खेल रही हो तुम? तीर्था बेटा खेल रही है। मैं फ्रेश हो गया। जल्दी कीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। बूजी रम्मा, मिल्क टाइम, मैं दूध लेके आती हूँ। तीर्था पट्टी, मिल्क पियेंगे और कौन हो तुम और यहाँ अंदर कैसे चले आए? निकलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो। कौन थे? मम्मी क्या हुआ? तीर्था, तीर्था कहाँ गई? कहाँ गई तीर्था? कौन ले गई? ओ औरत, तीर्था, 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 हे भाई, मेरी छोटी बच्ची है तीर्था, उसको देखा क्या? तीर्था, ओ अंकल, मेरी छोटी बच्ची है तीर्था, उसको देखा क्या? तीर्था, तीर्था, मैंने क्या बोले कि चले गए? चले गए? कौन ले गई? मैं नहीं जानती, उससे मैं नहीं जानती। वो मेरी बच्ची को लेके गए। सर मेरे 4 साल की बेटी तीर्था, वो औरत है। शांत होइए प्लीज, प्लीज शांत होइए। बैठिए, बैठिए पहले, बैठिए। हाँ, बैठिए पहले, बैठिए। अब बताइए क्या हुआ? 4 साल की बेटी है तीर्था, एक औरत उसे उठा के ले गई सर। उठा कर लेकर गए? कहाँ से? हमारे घर से। घर से? कौन थी औरत? पता नहीं सर। सर मैं बाथरूम में था, गोमती की आवाज सुनकर मैं बाहर आया, तब तक वो औरत मेरी बेटी को उठा के ले गई थी। मैं हर जगह ढूंढा, कहीं नजर नहीं आई सर। कितने साल की बच्ची थी आपकी? 4 साल। तीर्था नाम है उसका। आप उठ जाइए, प्लीज बैठिए। आप बैठिए, आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? सर हमारी किसी से क्या दुश्मनी होगी साहब? मैं टीए बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। 2 महीने पहले मेरे यहाँ ट्रांसफर हुआ है। ये मेरी पत्नी है गोमती, प्राइवेट टीचर है, पहले स्कूल में पढ़ाती थी, अब घर पे ट्यूशन लेती। ऐसी कोई भी बात सोच कर बताइए जिसकी मदद से हम उस औरत को पकड़ सकते हैं। कोई भी बात हो। मुझे फोन याद नहीं है सर, प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ के लाइए सर, प्लीज। मैं मेरे बिना नहीं रह सकती सर। देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप घर जाइए, कल सुबह आइए।
सुबह मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलाता हूँ, उसकी मदद से हम उस औरत का स्केच बनवाएंगे, ठीक है? तुम छोटे सी बच्चे सर, हाँ, प्लीज अब जाइए। तीर्था। किडनैपर्स जनरली ग्रुप में काम करते हैं, लेकिन इस केस में एक अकेली औरत घर में उसके बच्ची को उठा के ले गई। अजीब लगता। हो सकता है ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई हो या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला हो। एनीवेज, हम लोग हमारा काम शुरू कर देते हैं। उस बच्चे की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में खबरों को सर्कुलेट कर दो और पता करो कि बच्चे उठाने वाली कोई औरत एक्टिव हुई है क्या। सर, पिछले कुछ दिनों में किडनैपिंग की कुछ घटनाएं हुई, क्या ये किडनैपिंग भी उसी की एक कड़ी है? हो सकता है। शहर में नाकाबंदी लगा दो, अगर कोई भी औरत 4-5 साल के बच्चे के साथ दिखाई देती है तो उसकी पूछताछ करो। आई वांट रिजल्ट। अपने घर को हम सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह मानते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमारी आंखों के सामने खुद हमसे ही हमारे बच्चे को छीन कर ले जाए तो दिल पर क्या बीतेगी। कौन थी औरत जो इस तरह से किसी के बच्चे को छीन कर ले गई थी, और वो क्या चाहती थी? किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे से बिछड़ने का दुख बर्दाश्त के बाहर होता है। श्रीनिवास और गोमती की जिंदगी में अचानक आए इस तूफान ने उनकी दुनिया बदल कर रख दी। तीर्था, 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 तीर्था। गोमती, अपने आप को संभालो, पुलिस तलाश कर रही है ना? तीर्था, हाँ, आएगी आएगी। तीर्था कहाँ चली गई? गोमती, अच्छा, मैं और कुछ देती हूँ तेरे को खेलने के लिए। ये देख, ये भी तेरे लिए। हाँ हाँ, मारा मारा, दीदी को मारा। आजा आजा आजा। अच्छी लड़की। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। ओ नहीं, मेरी तीर्था कहाँ चली गई? तीर्था बहुत जल्दी वापस आएगी। तीर्था, संभालो अपने आप को। कौन? मैं चल दिया। ललिता, ये क्या किया तुमने? इसको यहाँ उठाकर क्यों लाई? अरे पागल हो गई हो तुम। पागल मैं नहीं, तुम हो रहे। देखो, इससे पहले कि बात बढ़े, इसको वापस छोड़ के आओ। वो किधर नहीं जाएगी, इधर ही रहेगी मेरे पास। और हाँ, मेरे को इस बारे में कोई बात नहीं करनी, बस। हाँ सर, ये थी वो। जाओ तो। सर, एक बार प्लीज। कहीं तो देखा है मैंने इसे। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? हाँ सर, याद आया मुझे। ये आई थी मेरे घर पे। ये तुम्हारे घर पर आई थी? हाँ सर, उसने तीर्था को अपनी गोदी में उठाया, उसके साथ खेल रही थी वो। उसके बाद मैं आई तो तीर्था को वापस ले लिया, उसके बाद वो चली गई। तुम जानती हो इसे? नहीं सर, मैं नहीं जानती। वो हमारे मोहल्ले में एक नर्स रहती है, जयंती, उसके साथ आई थी वो। जयंती को कांटेक्ट करो। सर, जाइए आप लोग चलिए मेरे साथ। चलिए। जी सर। तीर्था कहाँ है? कौन तीर्था सर? मैं किसी तीर्था को नहीं जानती। वही बच्ची जिसे दिखाने के लिए तुम गोमती के घर ले थी, वो 4 साल की बच्ची। कुछ याद आ रहा है? हाँ हाँ साहब, मैं ले तो गई थी। क्यों, क्या हुआ? ललिता उस बच्ची को लेके भाग गई है। क्या? पर ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने क्या किया?
ललिता रहती कहाँ है? सर यही रोड नंबर 10 पर। चलो। ललिता का घर कौन सा है? ये वाला। तीर्था कहाँ है? साहब इधर कोई तीर्था नहीं है। तीर्था कहाँ है? बोला ना साहब, इधर कोई तीर्था नहीं है। बेटा यहाँ कोई छोटी बच्ची है तीर्था? हटो। तीर्था मेरी बेटी है साहब, मैं इसकी माँ हूँ। आप देखिए ना साहब, बिल्कुल मेरे जैसा रंग रूप है इसका। देखो साहब, इसकी आंखें, इसका रंग रूप मेरे जैसी गोरी है साहब। ये देखो साहब, ये निशान जो मेरे गाल पे, इसके गाल पे भी ऐसा ही निशान है साहब। देखो साहब, ये मेरी बेटी है साहब। ये सब ना मेरे पति की वजह से हुआ। असली मुजरिम वही है, उसी ने मुझे मेरी बेटी से दूर किया। देखो ये चिल्लाना बंद करो और जो कुछ भी है वो साफ साफ को, और हाँ सच सच बोलना। मैं सब सच सच बोल रही साहब। ये 4 साल पहले की बात है। ललिता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बोलो ना बेटा। बच्चों, ललिता बेटी हुई थी लेकिन मरी हुई पैदा हुई। मुझे देखा तो देते। साहब मैं लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन घसने का काम करती साहब। मैं वो बीमार अक्का के घर में काम करती, वहाँ पे वो जयंती नर्स आती ना, वो रोज मुझे घूरते रहती थी साहब। फिर एक दिन बोली कि तेरा चेहरा ना हमारे मोहल्ले के पड़ोस वाले की बेटी से हूबहू मिलता है। अच्छा, यही नैन नक्श, डिट्टो तेरी कॉपी है। किसकी बेटी? अरे हमारे पड़ोस में अभी 2 महीने पहले एक पति पत्नी आकर शिफ्ट हुए हैं जन गांव से। उनकी एक बेटी है, बड़ी प्यारी गोरी चिट्टी। और हाँ, जैसे तेरे गाल पे निशान है ना, उसके गाल पर भी ऐसा ही निशान है। कोई देख ले तो तेरी ही बेटी कहेगा। ऐसा निशान? जयंती मुझे तीर्था के पास लेके गई साहब। ये है वो। लो, देखा है ना तुम्हारे जैसी बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? तीर्था। तीर्था देखो, तुम्हारा फेवरेट खीर आई हूँ मैं। अरे जयंती, तुम कब आई? इधर से गुजर रही थी, इसे देखा तो चली आई। कभी कभी घर आया करो, अभी जल्दी में हूँ, फिर आती हूँ। साहब जब मैं इसके पास गई, इसको देखा तो ये बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है साहब। इसके सब निशाने मेरे से मिलती जुलती है साहब। मैं इसको रोज जाके देखती थी। अब मुझे आप बताओ साहब, क्या अपने बच्चे को अपने पास लेकर आना, अपने घर लेकर आना जुर्म है क्या? हाँ जुर्म है। शक्लो सूरत मिलने से और निशानियां मिलने से किसी की भी औलाद किसी की भी हो जाएगी। इस बच्ची को किडनैप किया है तुमने। किडनैपिंग के जुर्म में जेल हो सकती है, तुम्हें समझी? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे पति की गलती है साहब। उसने बोला कि मुझे मरी हुई बेटी पैदा हुई, लेकिन नहीं, मेरी बेटी जिंदा ही है। ये मेरी बेटी। इसके माँ बाप ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है और उनका भी दावा ये है कि ये उनकी बेटी है।
अब सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है इसका पता हम लगा ही लेंगे। साहब मैं सच बोल रही हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी बेटी है साहब, ये सब मेरे पति का किया धरा है साहब। एक मिनट, इसके पति को बुला कर लेकर आओ। सर साहब मैं इसकी माँ हूँ, ये मेरी बेटी है साहब, मैं सच बोल रही हूँ साहब। चुप। तेरी बच्ची कहाँ है? क्या किया उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया साहब। तेरी बीवी का कहना है कि तुमने उसे कहा था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। कौन से स्मशान भूमि में दफनाया था उसे? डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है उसका? वो तो मैंने ललिता से झूठ बोला कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। झूठ क्यों बोला कि बच्ची वही है? सर दरअसल मेरी बच्ची अस्पताल से चोरी हो गई थी। चोरी हो गई? मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? नहीं सर, वो क्या है ना, मैं ऑटो चलाता हूँ, कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, पहले से 2 बेटियां हैं, इसीलिए जब किसी ने मेरी बच्ची को चुरा लिया तो मैं सोचा ये भगवान की मर्जी है, इसलिए ललिता से झूठ बोला कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई। या फिर बच्ची को बेच दिया और अब हमसे झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं बेचा, मैं तो केवल इतना ही झूठ बोला कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी। ध्यान से देखो, क्या ये बच्ची तुम्हारी है? तुम्हारी कोई भी निशानी उससे मिलती है? सर मैं ये कैसे बता सकता? बाहर बेटा वैसे। चल। कहाँ मिली मेरी बच्ची? अम्मा को छोड़ के कहाँ चली गई थी? ठीक है मेरी बच्ची मत रोना, कहाँ चली गई थी? सर ये वो औरत जिसने मेरी बच्ची को मेरे घर से चुराया था सर, इसे मत जाने दीजिए साहब, ये चोर है, इसको जेल में डालो साहब। क्या बोल रही हो तुम? सर ये झूठ बोल रही थी, मेरी बच्ची मेरा खून है, ये झूठ बोल रही, क्यों बोल रही है मेरे को नहीं पता है सर। साहब ये चोर है साहब, ये ऐसे नहीं मारेंगे। ये पुलिस स्टेशन है, तुम लोगों का मोहल्ला नहीं है। सर ये झूठ बोल रही है सर, तीता मेरी बेटी है, मान लीजिए सर, इसे पकड़ लीजिए सर प्लीज। क्या मेरी बच्ची साहब, वो मेरी बेटी है साहब, आपको चाहिए तो आप मेरा खून चेक करके देख लो साहब उसके साथ। हाँ करवा लो जो टेस्ट वेस्ट करवाना है, मैंने कहा ना वो मेरी बेटी है तो मेरी बेटी है। देखिए आप दोनों दावा कर रही कि तीर्था आपकी बच्ची है, पर कानून दावों पर नहीं सबूतों पर चलता है, और अब कानून तय करेगा कि तीर्था किसकी बच्ची है। बाल संस्था में फोन करके बच्ची को वहां भेज दो और दोनों पेरेंट्स के ब्लड सैंपल कलेक्ट करो और डीएनए मैच करो, और अगर कानून तोड़ने की दोनों में से किसी ने भी कोशिश की तो सीधा अंदर कर दो। चुप। मैं आपको सिर्फ आपकी बच्चियों के लिए छोड़ रहा हूं। बच्ची तो घूमती तो अपनी माँ बताती है। बच्ची छोटी है, जिसके साथ रहेगी उसी को अपनी माँ समझेगी। अब तीर्था की असली माँ कौन है ये हम पता लगाएंगे। क्या ललिता पुलिस को सच बता रही थी? क्या अनंत की बातें सच्ची थी? क्या गोमती और श्रीनिवास पुलिस से कुछ छिपा रहे थे? कभी कभी जो सामने होता है वो सच नहीं होता है, और कभी कभी सच को सामने आने में देर लग जाती है। पुलिस के लिए ये अब एक नए तमाशे की शुरुआत थी। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से मैं जैसा कि आपने देखा, 2 औरतों के बीच में घमासान लड़ाई हो रही थी। मुद्दा एक छोटी सी मासूम बच्ची का है। क्यों ये 2 परिवारों की लड़ाई घर की 4 दीवारी से निकलकर सड़कों पर आ गई है? आखिर क्या है सच? ललिता और अनंत की पहले से 2 लड़कियां हैं और हालात से भी तंग, और ये भी एक लड़की। तो इस लड़की को अपनी बेटी बनाने के पीछे ललिता का मकसद क्या हो सकता है? कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं? हो भी सकता है, वैसे दावा तो दोनों कर रहे, तो समझ में नहीं आ रहा कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। एक काम करो, शुरुआत हम श्रीनिवास और गोमती से करते हैं। इनके मोहल्ले में जाओ, आसपास के लोगों से बात करो और पता करो कि सच्चाई क्या है। गोमती का प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भी चेक करना। अनंत का कहना है कि बच्ची हॉस्पिटल से चोरी हुई, उस हॉस्पिटल में जाओ और पता करो कि सच्चाई क्या है। और याद रहे ये मामला 4 साल की बच्ची का है, सावधानी से। सर आज हम आपको 2 महिलाओं की एक बच्ची के लिए तड़प दिखाने जा रहे हैं। ललिता जी, क्या लगता है आपको क्या हो
होगा उस बच्ची के साथ। वो मेरी बेटी है मैडम, मैं उसके लिए कुछ भी करेगी, लड़ेगी, जरूरत पड़ी ना कोर्ट तक जाएगी, कोई कुछ भी बोले, मुझे मेरी बेटी चाहिए। कोई नहीं छीन सकता उसे मुझसे, किसी के कहने से क्या होता है। तीर्था मेरी बेटी है, मैं माँ उसकी। जैसा कि आपने देखा, दोनों ही तीर्था की मां होने का दावा कर रही है और दोनों के ही दावे मजबूत माने जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की संजीदगी को देखते हुए तीर्था को बाल संस्थान में रखा है अपनी देखरेख में। जज्बाती केस को मीडिया ने और जज्बाती बना दिया। लोगों के घरों में इस केस को लेकर चर्चा होने लगी थी, लेकिन पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। गोमती और ललिता दोनों अपनी अपनी जिद पर कायम थी, अपने अपने दावों पर अटल थी। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की रस्साकस्सी में मासूम तीर्था का बुरा हाल था, लेकिन पुलिस ने तीर्था को उसके असली माता पिता के हवाले करने के लिए अपनी तरफ से तहकीकात शुरू कर दी थी। यहाँ पे जो गोमती और श्रीनिवास रहते हैं, क्या वो तीर्था के असली माँ बाप हैं? वो लोग यहाँ को नहीं आई है, बच्चा कब पैदा हो बता नहीं सकता। उन लोग तीर्था को किस तरह रखते हैं? बहुत ही लाड़ प्यार से रखते थे। कभी ऐसा लगा है कि तीर्था उनकी असली बेटी ना हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हुआ। यहाँ आने से पहले वो लोग कहाँ रहते थे, कुछ पता है आपको? पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन जन गांव में तहसील कचहरी के पास रहते थे, ऐसा बोलते हुए सुना था। सर मैं ड्यूटी पे नहीं आ सकता, वो क्या ना सर, मेरे बच्चे का मामला है और सर मुझे घर पे रह के गोमती की देखभाल भी करनी है। जी सर, धन्यवाद ओलू सर। गोमती, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, वो तो कुछ खा लो। सुबह से हमारी तीर्था ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना, वो तो बहुत भूखी होगी। वहाँ कौन है उसको पूछने के लिए कि खाना खाया कि नहीं? मुझे तीर्था के पास जाना है, मुझे तीर्था के पास जाना है। तो सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें भगवान पे भरोसा है ना? तीर्था के पास जाना है। गोमती बैठो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात मानो ललिता, ये सब छोड़ो। तुम्हारे चक्कर में एक बच्ची चली गई बाल संस्थान में। वो मेरी बेटी और तुम्हारी वजह से मेरे से अलग हुई है, मैं नहीं जाने देगी उसको उसे। अच्छा, अचानक इतना प्यार कहाँ से उमड़ आया तुम में? उस वक्त तो तुम बस सर प्लीज मुझे अपनी बच्ची लौटा दीजिए सर, वो अकेली, उसने कुछ खाना नहीं खाएगा सर, आपको पाप लगेगा सर, मैं ही उसकी असली माँ हूँ सर। देखिए गोमती जी, जैसे आप दावा कर रहे हैं कि आप उसकी माँ है, वैसे ही ललिता भी वही दावा कर रही है कि वो उसकी असली माँ है। अगर आप उसकी असली माँ है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जिस हॉस्पिटल में उसने जन्म लिया था, उसके डिटेल्स लेकर आइए, हमारे लिए यही सबूत होगा। सर मुझे अपने आप को माँ साबित करने के लिए कोई भी सबूत की जरूरत नहीं है। कोई भी आके कुछ भी बोल देगा तो आप मान लेंगे क्या सर? सर प्लीज मान लीजिए, मुझे अपनी बच्ची से अलग मत कीजिए सर, प्लीज। देखिए, हम अलग नहीं, एक करने की कोशिश कर रहे हैं। सर बाल संस्था से शारदा माँ का फोन आया। तीर्था का वहाँ रो रो के बुरा हाल, कुछ खा पी नहीं रही और उसको डिहाइड्रेशन हो गया। उनका कहना है कि गोमती को वहाँ भेजना पड़ेगा उसे खिलाने के लिए। ठीक है, उनको बोलो हम भेज रहे हैं। सर गोमती जी, एक रिक्वेस्ट है, मैं बच्ची के लिए आपको भेज रहा हूँ, खाना खिलाने के बाद प्लीज वहां से चले जाइए। थैंक यू सर। खाना नहीं खा रही है, बहुत रो रही है, आइए। ममता में कितनी ताकत होती है, इसका उदाहरण हम देख ही रहे। तीर्था ने खाना पीना सब छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस ने इजाजत दी है गोमती को, ताकि वो तीर्था को खाना खिला सके। हम ये तो जानते हैं कि दोनों माओं को तीर्था चाहिए, लेकिन आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि तीर्था को कौन सी माँ चाहिए। तीर्था, आपको इन दोनों में से कौन सी माँ चाहिए? ये वाली? तो देखा आपने, तीर्था को भी गोमती चाहिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं? तीर्था किसके साथ रहनी चाहिए? दावा करने वाली ललिता के पास या परवरिश करने वाली गोमती के पास? आपकी राय जानने के लिए हमने वोटिंग लाइन्स शुरू की।
आपका एक कॉल एक बच्चे को उसकी माँ से मिला सकता है। क्या माँ से मिला सकता है? क्या माँ से मिला सकते हो? कौन सी माँ से मिला सकता है? क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? आपको हाँ? ये सब तमाशा करके आप लोग मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर सकते, समझे ना? हट बाजू। सर एक्चुअली 4 साल पहले की बात है। उस वक्त डॉक्टर रमेश यहाँ पे थे। उस टाइम हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में कोई बच्चा मिसिंग होने का केस भी दर्ज नहीं था सर। लेकिन हाँ, एक बात है सर, एक नर्स थी अलका, उसका रिकॉर्ड बहुत खराब था सर। लोगों से पैसे लेने देने के 1-2 मामले सामने आए तो मैनेजमेंट वालों ने उसे निकाल बाहर किया सर। इस अलका का नंबर और एड्रेस मुझे चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर रमेश, उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन दो। सर ये अलका का पता है और डॉक्टर रमेश के बारे में जैसे ही पता चलता है आई विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू डॉक्टर। अलका, अलका तुम्हारी पूरी कुंडली है हमारे पास। हॉस्पिटल में नर्सिंग के अलावा और क्या क्या कांड किए सब पता है। भला इसी में है कि तुम अपना मुंह खोल दो। अगर हमने सच बुलवाया ना तो उसी हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट करना पड़ेगा। चल बोल। सर मैंने नहीं चुराई बच्ची, उसे तो डॉक्टर रमेश लेकर गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर रमेश अभी कहाँ रहता है? सर वो नरसिम्हा नगर गच्ची बावली में रहते थे। उनका मोबाइल नंबर ये है। सर नंबर स्विच ऑफ है। तो देखा आपने किस तरह लड़ाई चल रही है। ममता की सिसकिया आज युद्ध का बिगुल बन चुकी है, लेकिन फैसला अब भी आपके हाथों में। कौन है तीर्था का असली हकदार, गोमती या ललिता? वोट कीजिए। एक औरत ममता की दुहाई दे रही है और एक औरत ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गोमती बात सुनो मेरी का। आज फैसला होकर रहेगा, या वो आर या तो पार। गोमती बात सुनो, बात सुनो। अरे कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं? अरे कहाँ जा रही हैं? नहीं अंदर नहीं जा सकते। सामने से नहीं बेटी है अंदर नहीं जा सकते। नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? देखो अम्मा आई है। तीर्था आपको कहाँ ना अंदर जाने की इजाजत नहीं है आपको। नहीं तो मैं अपने आप को जला लूंगी। सादा माँ कैसे नहीं जा सकते? नहीं मुझे जाने दो। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। देखो हमको इसका परमिशन नहीं है, हम तुमको मिलने नहीं दे सकता है। परमिशन नहीं है तो मैं अपने आप को जला लूंगी। आप सबके सामने यहाँ पे जला लूंगी, फिर देखते रहना। ये मुझे बेटी से मिलने नहीं दे रहे, जला लूंगी मैं। फिर देखते रहना। गोमती जी क्या कर रही हैं आप? ये मैडम कह रही है कि मुझे मेरे बच्चे को नहीं मिल सकता, परमिशन नहीं है। अगर मुझे मेरी तीर्था नहीं मिली तो मैं अपने आप को सबके सामने जला लूंगी। मैं सच करूँ। हट जाइए सब, हट जाओ सब। मैं अपने को जला लूंगी यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं गोमती ने यहाँ पे हंगामा मचाया हुआ है। उसकी सिर्फ एक ही मांग है, उसे तीर्था वापस चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो वो अपने आप को आग लगा देगी। तू क्या जलाएगी? मैं जलाऊंगी, मैं खुद को जलाऊंगी अपनी बेटी के लिए। अगर आप लोगों ने मेरी बेटी मेरे हवाले नहीं की ना तो मैं खुद को जला लूंगी। यही आप सबके सामने, और फिर दिखाना तुम अपने टीवी पे, तुम्हारे सबके सामने। क्या तेरी बेटी? हाँ वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी है वो मेरी बेटी है। समझी? पागल हो गए क्या? तू पागल हो गई है। ये कोई तरीका है? मुझे मेरी बेटी चाहिए सब। तीर्था मेरी बेटी है। मेरी बेटी है। मेरी बेटी है। एक मिनट, ये मैटर अभी कोर्ट में है। कोर्ट फैसला करेगा इस बात का। मुझे मेरी बेटी चाहिए सब। वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी है सर। वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी है। ललिता और गोमती की जिद ने तूल पकड़ ली थी। दोनों तीर्था को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस संवेदनशील पारिवारिक मुद्दे को अपनी तरफ से सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इसे जानते हो? हाँ साहब, ये तीर्था है।
श्रीनिवास और गोमती की बेटी यही हमारे घर में किराए पे रहते थे। अजय, श्रीनिवास और गोमती की असली बेटी है? नहीं साहब, ये श्रीनिवास और गोमती की असली बेटी नहीं है, ये तो गोद लिया है। शादी के 8 साल के बाद भी गोमती को बच्चा नहीं हुआ, तो बांझ के ताने सुन सुन के गोमती बहुत परेशान रहा करती थी। श्रीनिवास भी परेशान रहा करता था। तो एक दिन श्रीनिवास ने ये बच्ची को लाया, उसके बाद तो जैसे गोमती को नया जीवन मिल गया। कोई भी सगी माँ अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं करती होगी जितना गोमती इस बच्ची से प्यार करती। सर, पूछताछ में पता चला है कि तीर्था श्रीनिवास और गोमती की बेटी है ही नहीं। इनफैक्ट गोमती कभी मां नहीं बन सकती और इस बात को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड एक दिन श्रीनिवास इस बच्ची को घर ले आया। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वो दोनों इस बच्ची पे जान छिड़कते थे। उन दोनों के लिए इस बच्ची से बढ़ के कुछ नहीं था। इसका मतलब ललिता ने गोमती और श्रीनिवास पे जो इल्जाम लगाया वो सच है। लेकिन श्रीनिवास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, सीधा साधा लगता है। मुझे नहीं लगता ये कोई खेल खेल सकता है। वैसे कहानी का एक पहलू हमें पता चला है, ललिता की कहानी का दूसरा पहलू क्या है। इतने सालों बाद अचानक उसकी ममता क्यों जाग गई, इस राज से अब हमें पर्दा हटाना होगा। डॉक्टर रमेश के बारे में कुछ पता चला? सर, अब तक कुछ नहीं, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। इस गोमती को बुलाकर लेकर आओ। गोमती ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, उसका सच छुपाने का क्या कारण है? गोमती सदमे में है, हमें माफ कर दो ना सर। वो सदमे में है, तुम तो होश में हो ना, तुम ही सच्चाई बता दो। सर, हमने हर दरवाजा खटखटाया, हर चौराहे पे दस्तक दी। धीरे धीरे हमारी निराशा बढ़ने लगी, लेकिन 4 साल पहले क्या हुआ? हाँ? तुम रो क्यों रही हो? अरे हाँ, आज तुम जाने वाली थी ना शाम को गोद भराई के लिए मलेश के घर को, तो काहे को नहीं गई तू? कैसे जाती? मेरे को बुलाया ही नहीं। सरिता बोल रही थी कि मैं बाज हूँ, तो मेरे को ऐसे शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए। मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को बच्चा चाहिए। कैसे बिता दो, कुछ भी करो, मेरे को बच्चा चाहिए। नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुझे बच्चा चाहिए। सर, मुझसे गोमती की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने जान पहचान वालों से बात की। एक दिन किस्मत की देवी हम पर मेहरबान हो गई। हाँ श्रीनिवास, तुम्हारा काम हो गया है। बेटी चलेगी ना? जी सर, बेटी भी चली गई। वैसे भी सर हमें बेटी की ही चाहत थी, हमें सब बच्चा चाहिए था बस। अरे जाओ ना फिर, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी करो। गोमती, गोमती, हॉस्टल लक्ष्मी ने तुम्हारी मन की बात सुन ली। मेरे डॉक्टर से बात हो गई है, हमें बच्चा मिलने वाला है। सर, ये सच है कि हमने तीर्था को जन्म नहीं दिया, लेकिन हमने सगी बेटी से भी ज्यादा उसको प्यार किया। चाहे तो आप किसी से भी पूछ सकते सर, यही हमारे बच्चे की कहानी है। सर, एक बार हमको हमारे बच्चे से मिलने दीजिए। अगर बच्चे की इतनी चाह थी तो लीगल तरीके से अडॉप्ट क्यों नहीं किया? सर, कोशिश की थी, लेकिन लीगल प्रोसीजर को टाइम बहुत लगता, और गोमती की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। तो हमसे झूठ क्यों बोला था कि तीर्था को गोमती ने जन्म दिया? सर, लीगल प्रोसीजर नहीं की थी, इसलिए मैं डर गया, इसलिए झूठ बोला। एक बात तो तय है कि ये बच्ची गोमती और श्रीनिवास की नहीं है। तो हो सकता है कि ये बच्ची ललिता की हो, पर हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो लड़की ललिता की ही है। अब डॉक्टर रमेश से ही इस सच का पर्दा उठेगा कि हकीकत में क्या हुआ था। लेकिन डॉक्टर रमेश ने इलीगल तरीके से इन्हें बच्ची को सौंपा था। मतलब ये डॉक्टर रमेश बच्चों को बेचने का काम करता है। पुलिस ने तहकीकात में सामने आए डॉक्टर रमेश को शिद्दत से खोजना शुरू किया और आखिरकार सफलता उनके हाथ लगी। सर, अनंत और ललिता मेरे रेगुलर पेशेंट्स थे। ललिता 2 बार अबॉर्शन करवा चुकी थी, इस बार भी अबॉर्शन के लिए आई थी, लेकिन इस बार 5 महीने गुजर चुके थे तो रिस्की था। इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी कि अबॉर्शंस करवाने से बेहतर है किसी जरूरतमंद कपल को दे दो। तो आनंद ने मुझसे कहा, मेरी पहले से ही 2 बेटियां हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, कर्ज में हूँ, ऊपर से ऑपरेशन और डिलीवरी का खर्चा कहाँ से उठा पाऊंगा सर? अगर खर्चे का इंतजाम होता है तो ठीक है। मतलब? देखिए, एक जरूरतमंद कपल है, उनको अपना बच्चा दे दो। ठीक है सर। लेकिन तुम्हारी बीवी मानेगी?
आपने बिना लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट किए वो बच्चा उन्हें दे दिया। नहीं सर, मैंने अनंत और श्रीनिवास दोनों को पूरा गाइड किया था, दोनों को मिलाया भी था। लेकिन बच्चा लेने के बाद उन दोनों ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मुझे लगा उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली होंगी। वैसे ये सौदा कितने में हुआ था? कैसी बातें कर रहे हैं सर, कोई सौदा नहीं हुआ सर। श्रीनिवास ने सिर्फ डिलीवरी का पैसा दिया। लेकिन अनंत ने अपनी बीवी से झूठ कहा था कि बच्ची मरी हुई पैदा हुई है। क्या? इसलिए अनंत उस दिन ललिता को लेकर बिना पूछे चला गया। अब अनंत ने ऐसा क्यों किया वो तो अनंत ही बता सकता है। क्या करता सर, ललिता बच्चा गोद देने को तैयार नहीं होती, इसीलिए झूठ बोला। और इस झूठ में सबसे ज्यादा परेशान हो रही है तुम्हारी अपनी बेटी तीर्था। झूठ से नहीं सर, सच से परेशानी हुई। मेरे मन में मलाल रह गया था कि मैंने ललिता से झूठ बोला। जब ललिता को तीर्था के बारे में शक हुआ तो मैंने उसे बता दिया कि मैंने बच्चे किसी को गोद दी। इस बच्चे को देखने के बाद उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। तुमको चलना पड़ेगा, तुम चलो मेरे साथ, चलकर देखो और बताओ कि वो वही परिवार है ना जिसको तुमने लड़की दी। अरे मैं गोद दे दिया बस, तो तुमको क्या चाहिए? मुझे भी लड़की चाहिए। मैंने उसे बताया कि ये वही लोग हैं, इसलिए ललिता ने ऐसा किया। माफ कर दो सर। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि घर में दो दो बेटियां होने के बावजूद ललिता तीर्था को हासिल करना चाहती थी? सही फैसले तक पहुंचने के लिए पुलिस को डीएनए टेस्ट का इंतजार करना पड़ रहा था। डीएनए टेस्ट ही वो आखिरी और अहम कड़ी थी जिसके आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला था। 4 साल पहले जब तुम्हारे पति ने तुम्हें कहा कि तुम्हारी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है तो तुमने मान लिया। फिर अचानक 4 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा इतना प्यार उभरा है? गोमती का मैं समझ सकता हूँ कि वो बे औलाद है, तो तुम्हारा क्या है? साहब, मेरी दोनों बेटियां अपने अप्पा पे गई है साहब। वे की तीर्था मेरी जैसी दिखती, मेरी जैसा उसके गाल पे निशान भी है साहब। जब मैं उसको देखी तो मुझसे रहा नहीं गया साहब। बस इसलिए वो तुम्हारी तरह दिखती है इसलिए तुम्हें चाहिए, बस। मैंने उसको जन्म दिया है साहब, मैं ही उसकी माँ हूँ, मैं उसे अपने पास ही रखूंगी। तीर्था तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी क्योंकि वो तुम्हें जानती ही नहीं। वो गोमती को अपनी माँ समझती है। गोमती और श्रीनिवास के पास पैसा है, एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी वो लोग उसे दे रहे। तुम्हें लगता है तीर्था को वैसी जिंदगी तुम दे पाओगे? सोचो। तीर्था का डीएनए रिपोर्ट आ गया है, ललिता ही उसकी असली मां है। अब कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। एडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज अगर पहले पूरी की होती ना तो ये नौबत नहीं आती। देखो, मैंने ललिता से बात की है, समझाया उसे। मुझे लगता है कि आप लोग एक बार उससे प्यार से बात करो, शायद बात बन जाए। अम्मा, आप हमें तीर्था के लिए भूल गई? क्या हम आपकी बेटियां नहीं? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? अगर नहीं करती तो हमें भी किसी को दे दो। नहीं बेटा, तुम्हारे पास तो पहले से 2-2 बेटियां हैं। मेरी गोद बिल्कुल सूनी है। मुझ पर दया करो। तुमने हमारे सूने आंगन में तीर्था के हंसी के गूंज भी कह रहे थे और आज तुमने ही हमारा घर में सन्नाटा कर दिया। जब तक तुम मेरी बेटी नहीं लौटाओगी तब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं छोड़ूंगी। नहीं गोमती, अपनी बेटी के लिए मैं स्वार्थी हो गई, भूल गई कि उसकी खुशी मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ है। मैं अपने सारे केस वापस लेती हूँ, सब दावे वापस कर। तीर्था मेरी नहीं, तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी। हमारी बेटी।
ललिता ने अपना केस अब वापस ले लिया है और गोमती ने भी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। अब कोर्ट के आदेश का इंतजार है। माता पिता की कानूनी कायदों की अनदेखी की सजा एक मासूम बच्ची तीर्था को भुगतनी पड़ रही थी। मुझे हाथ मत लगाओ, पीछे मत आना मेरे। मेरी बात तो सुनना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मेरे पीछे मत आओ। क्या कर रही हो? एक बात तो सुन ले। मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे पीछे मत आओ। मेरी बात तो सुन ले पहले। मुझे कोई बात नहीं सुननी, पीछे मेरे को हाथ मत लगाओ। जिंदगी से बेतहाशा धड़के इन शहरों में आंखों के सामने से गुजरते दृश्य और अनजाने में सुने गए अल्फाज अपने अंदर न जाने क्या क्या रहस्य छिपाए रहते हैं। पर सच तो यह है कि बहुत कुछ होता रहता है इन भागते दौड़ते शहरों में, लेकिन पता तब चलता है जब घटनाएं अखबार की सुर्खियां बनकर आंखों में चुभने लगती। साल 2014 में मुंबई शहर में घटी चंद घटनाओं ने न सिर्फ मुंबई की बल्कि पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। यह एक ऐसा हादसा था जिसने मुंबई की सेफ इमेज पर सवालिया निशान लगा दिया था। एक तरफ पैसा, पावर और आमची मुंबई पर गर्व करने वालों को शर्मिंदा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ इंसानियत को भी कलंकित कर दिया था। क्या रे, मस्त तेरा हाथ चलता है, एकदम मशीन के माफिक। हाँ, कोई फायदा नहीं। अपन 200 जनों का खाना बनाते हैं और पगार कितना मिलता है? सिर्फ 5,000 रुपए। सुनना, अरे तेरा कितना काम बाकी है, थोड़ा जल्दी करना इसको, फिर अपन साथ में लंच करेंगे ना। पीछे हटना, तेरे को पता है ना कि मेरे को पसंद नहीं है और मेरे पैर पे भी चोट लगी हुई है। ये विकास, क्या चल रहा है? तू अपना आशिकी ना बाहर जाके करने का, कितना काम पड़ा हुआ है, ग्राहक आकर बाहर बैठा हुआ है। हाँ। वो मैं क्या बोल रहा था कि तू और मैं, I mean, मैं और तू, हाँ बोलना। अपन के दिल में कुछ है तेरे लिए। हाँ तो फिर मेरे को क्या बोल रहे हैं? मेरी आई को बोलना। क्या? अरे तू पागल हो गई क्या? मैं तेरी आई को बोलूंगा आई लव यू। क्या? तेरे को बोला ना ये सब नहीं। क्या तो भी स्नेहा, अरे बचपन से जानते हैं ना मेरे को, भरोसा नहीं मेरे पे? भरोसा है, लेकिन शादी से पहले कुछ नहीं। पहले तुम दोनों सेटल हो जाओ, फिर शादी। तूने मेरे को बोला था ना कि तो भी जॉब के लिए अप्लाई किया। हाँ, कंपनी में टेलीफोन ऑपरेटर का काम है और इसने भी एक नई कंपनी में ही अप्लाई किया हुआ है। तो अच्छी बात है ना, पर पहले काम धंधा जमा लो, थोड़ा पैसा जमा करो, फिर शादी के बारे में सोचो। लेकिन आई, हम दोनों मिलजुल के चला लेंगे। क्यों स्नेहा? नहीं, आई सही बोलती है। पहले हम लोग सेटल होंगे, थोड़ा पैसा वैसा जमा करेंगे और फिर शादी करेंगे। ठीक, मेरे तो माँ बाप है नहीं, आई जैसा बोलेगी वैसा ही कर। आई, अगर कभी मेरा इंटरव्यू पास हो गया ना तो सीधा कैटरिंग का काम बंद और नया काम चालू। फिर तो हम पैसे वैसे जोड़ेंगे ना। मैं कार्ड दिखाती हूँ। अरे सुन, तूने जिधर अप्लाई किया वो कंपनी अच्छी है ना? हाँ, लेकिन आई कंपनी छोटी है, पगार बहुत अच्छी है। आई, अच्छा आई, कल मैं और विकास ना काम के बाद ना इंटरव्यू के लिए जाएंगे और फिर उसके बाद महालक्ष्मी के मंदिर। तो आते वक्त थोड़ा सा देर हो जाएगा, चलेगा ना? देवी के दर्शन के लिए जा रही है ना, जा जा, पर सुन थोड़ा जल्दी आना, कालजी मत करना तुझे। हाँ आई। इंटरव्यू तो बहुत अच्छा हुआ है, बस ये नौकरी मिल जाए, इसलिए जाते जाते ना महालक्ष्मी के मंदिर जाएंगे और फिर तुरंत घर। आई ने बोला है जल्दी आना। हाँ पता है मुझे आई ने क्या बोला है।
आई ने तेरे को बोला जल्दी घर जाने का, है ना? ये अरे- 7वीं बार बोल रही है तू। आई को फिक्र होती है इसलिए बोल रही हूँ। मालूम है तेरे आई को फिक्र होती है। स्नेहा, मुझे लग रहा है ना सिटी स्कूल के पुराने देख के चलने का। बहुत दर्द हो रहा है। घर चलते हैं, मंदिर कभी और आएंगे। हाँ हाँ ठीक ठीक चल चल। अरे स्नेहा, नहीं चला जा रहा, स्टेशन बहुत दूर है, कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? एक मिनट रुक जा। भाई साहब वो ये कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ यही मिल बट्टी जाता है, जो मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक शॉर्टकट है, हम ऐसा निकलते, चला जा। अच्छा बहुत दर्द हो रही है, चला भी नहीं जाए। हाँ यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। अच्छा उसे बैठ जाए। बहुत दर्द हो रहा है। बस पास में स्टेशन, थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकलेंगे। ये जगह बहुत सुनसान है विकास, हम लोग ना यहाँ से चलते हैं, चलो। लेकिन स्नेहा आखिर तू चल भी तो नहीं पा रही है ना, तो थोड़ी देर यहाँ बैठते उसके बाद निकल लेंगे। बहुत दर्द हो रहा है। देख मेरी बात सुन, इसने मेरी बात सुन, इधर देख, कुछ भी नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। हम अभी इसी वक्त चल के मंदिर में शादी कर लेते हैं। आई को मैं समझा दूंगा ना, तू टेंशन मत ले। शादी नहीं, आई को पता चलेगा तो हाँ ये मर जाएगी। आई देख स्नेहा, ऐसा कुछ नहीं। मैं मेरे दोस्त के घर चलता हूँ, वो बिलासपुर में रहता है। हम वहाँ जाके शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। स्नेहा मेरी बात समझने की कोशिश कर, एक मिनट। हेलो, हाँ माधव भाई, माधव भाई वो मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, वो मुझे गांव जाना है क्योंकि बाबा बीमार है। ठीक है, ओके। मेरी माधव भाई से बात हुई है, वो घाटकोपर स्टेशन आ रहे हैं पैसे देने के लिए, और फिर वहां से हम लोग बीटी निकल जाएंगे और बिलासपुर की कोई भी गाड़ी पकड़ लेंगे। वहां मेरा दोस्त रहता है, हम चल के वहां पे शादी कर लेंगे। स्नेहा मैं सब, हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। तू इधर रुक, मैं अंकल से पैसे लेकर के आता हूँ। अंकल ने कुछ पैसे दिए, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर के आता हूँ। वही स्नेहा पर
हेलो हेलो मैडम, मैं स्नेहा जोशी की माँ बात कर रही हूँ। वो कल आपके यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी ना? सॉरी मैडम, वो इंटरव्यू के बाद किधर गई मुझे नहीं पता। माधव जी, मैं स्नेहा की माँ बात कर रही हूँ। स्नेहा आई थी ना आपके पास कल? वो कल आई थी, लेकिन टाइम से थोड़ा जल्दी निकल गई थी। फिर कहाँ गई मुझे पता नहीं है। शायद कल रात से मेरी बेटी घर नहीं आई। मैंने हमारे सारे बस्ती वालों को, उसके सारे दोस्तों को, हमारे सारे रिश्तेदारों को फोन किया साहब, वो कहीं नहीं है। साहब वो केटरिंग कंपनी जहाँ पे वो काम करती है ना, वहाँ पे भी फोन किया मैंने, वो वहाँ आकर चली गई। वो बोल के गई थी एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, ये पता है इसका। यहाँ भी फोन किया साहब, यहाँ भी आके चली गई। वो कुछ पता ही नहीं है उसका। उसका मोबाइल नंबर? 98। ठीक है मैडम, हमने कंप्लीट नोट कर ली है, हम पता करते हैं। और हाँ, उसका कोई फोन आए या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो सीधा इधर आके बता। मुझे पूरी न शोधा से। हाँ, शोधता हूँ। क्या रे विकास, आने की खबर तो दे देता, मैं तुझे स्टेशन लेने आ जाता। मेरे बेटा और चाहिए? नहीं, वो दरअसल मैं जल्दी में निकला तो सोचा कि दोस्त के घर पे जाता हूँ। अच्छा किया यहाँ चले आए, लेकिन सामान किधर है तुम्हारा? वो आंटी रास्ते में किसी ने मार लिया। ओह, चल छोड़, कोई बात नहीं, मेरे कपड़े तू पहन ले, हाथ मुंह धो, मैं इसको पूरा वाला कमरा दिखा देता। चल चल। मैडम, मैं स्नेहा जोशी जहाँ काम कर रही थी वहीं से बोल रहा हूँ। कल वो यहाँ से जल्दी निकल गई थी। ठीक है, आज एक दिन रुकते हैं, अगर कल नहीं आती तो उसकी कॉल रिकॉर्ड से निकलवाते हैं। सुनना, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। स्नेहा, हेलो। आई आई कुठे आहेस तू बेटा? स्नेहा, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ आई, बस थोड़ी सी बीमार हूँ। मला तुझी काळजी वाटते। कहाँ है तू? कुछ तो बोल अपने आई को। आई तू रो मत आई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ना आई विकास के साथ हूँ। स्नेहा, मैंने तो पुलिस में भी रिपोर्ट कर दिया है। पुलिस? नहीं आई, तू पुलिस को ये बोल कि मैं तुझे मिल गई हूँ। पुलिस को कुछ मत बताना। स्नेहा, हेलो। साहब, अरे मैडम, अभी तक आपकी बेटी का कोई पता नहीं चला। पता चलते ही आपको? नहीं साहब, वो मिल गई। मिल गई? किधर मिल गई? यही थी वो। ये आप ये केस प्लीज कैंसिल कर दीजिए। अरे मैडम, ऐसे कैसे केस कैंसिल होगा? पहले आपकी लड़की को यहाँ थाने लेके आओ, पुलिस उसका बयान लेगी, उसके बाद केस कैंसिल होगा। ठीक है साहब।
आ गई तुम्हारी बेटी? हाँ वो काम पे गई है। अरे उसको बोलो एक बार आके थाने में शक्ल दिखा के जाए। बोलती हूँ उसको। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। क्या इसका तू बेटा? अरे कहाँ हो तुम लोग? ठीक है हम आते। विकास, अरे ओ विकास, चल पुराने दोस्तों से मिल के आते। बस 1 मिनट, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। नेहा, मैं वो मनोज के साथ मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम अंदर रहना। किसके साथ बात कर रहे थे? बात? कौन है अंदर? कोई नहीं। मैंने अभी सुनी आवाज। 1 मिनट। ये लड़की कौन है? ये लड़की कब से रह रही है? तू कैसे जानता है इसको? मनोज, वो दरअसल हम दोनों ने भाग के शादी की थी, तो क्या? इसलिए उसको यहाँ पे छुपा के रखा। अरे लेकिन आंटी मैं सब समझाता हूँ आपको। आप आओ ना। एक तरफ स्नेहा की माँ गायत्री स्नेहा के इस तरह अचानक गायब हो जाने से परेशान थी, और वहीं दूसरी तरफ खुद स्नेहा भी किसी दर्द से जूझ रही थी, और इधर पुलिस भी मिसिंग कंप्लेंट पर एक्शन लेते हुए परेशान थी, और विकास भी अपने दोस्त और उसकी माँ से कुछ छिपा रहा था। लेकिन अब गायत्री स्नेहा की मिसिंग कंप्लेंट वापस क्यों लेना चाहती थी? आखिर माँ बेटी के बीच में क्या बातचीत हुई थी? पुलिस ने स्नेहा के बारे में 4-5 बार पूछताछ की, लेकिन क्यों गायत्री हर बार बहाना बनाकर टालती रही? क्या स्नेहा वाकई किसी मुसीबत में थी, या फिर अपनी मुसीबत को छुपाकर वो किसी और बड़ी मुसीबत में फंसने वाली थी? तो आज कहाँ चलना है मैडम? नया असाइनमेंट दिया है बॉस ने, मुंबई के अनोखे स्ट्रक्चर्स कैप्चर करने का। पता है, लोगों को लगता है कि मुंबई में ना सिर्फ सीलिंग और गेटवे ऑफ इंडिया ही दिखते हैं। मैं ना एकदम अलग तस्वीर दिखाना चाहती हूँ दुनिया को मुंबई की। भक्ति मिल्स एकदम अलग और यादगार बनाना चाहती हूँ। यस ऑफ कोर्स, यादगार तो होगा ही। मुझे मुंबई जाना है। क्या? आई से बात हुई है मेरी। स्नेहा, स्नेहा, कैसे है तू? ठीक तो है ना तू? कहाँ थी तू इतने दिन? मैं बताता हूँ ये सब। तू जा यहाँ से, जा अपने घर जा। चल, और ये बैग मुझे दे दे। उस रोज जब हम महालक्ष्मी मंदिर जा रहे थे ना आई, तो रास्ते में मेरे पैर पे चोट लग गई थी। तो याद है ना, वो जो चोट लगी थी उसके टांगे फूल गए और बहुत खून निकलने लगा। तो हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया मंदिर जाने का, और हम लोग वापस घर आ रहे थे और मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। और हम लोगों ने सोचा कि हम लोग शॉर्टकट लेके घर जाते हैं। शॉर्टकट लेने के चक्कर में आई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बस कल थाने जाएंगे और केस वापस ले लेंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये समाज
ये है तुम्हारी बेटी? ओ मैडम, वो केस वापस लेना था। अब तो ये आ गई ना। बेचारे केस फाइल्स दे दो। यहाँ क्या कर रहा है? अरे वो क्या पूछ रही? मैं कब से उसको फोन करूं, फोन उठा ही नहीं रही मेरा। एक मिनट, इधर आइए। तुम भी। नाम क्या है तुम्हारा? जी, विकास। क्या लगते हो इसके? तो दोस्त है मेरी। सच बोल रहा है ये? अभी 1 महीने से कहा थी तुम, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? देखो, यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ भी तो नहीं। आप केस वापस लीजिए ना। 1 मिनट, मैं इससे बात करूं। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? पिछले 1 महीने से तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही है, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहाँ थी तुम? किसी ने कुछ किया तुम्हारे साथ? मारा? यहाँ पर किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन जो कुछ हुआ वो सब बता दो। बोलो। अब बताओ, उस दिन हुआ क्या था? उस रोज जब हम लोग महालक्ष्मी मंदिर की तरफ जा रहे थे तो मेरे पैर में चोट लग गई थी और हम लोगों ने भक्ति मिल वाले रास्ते से शॉर्टकट लिया रेलवे स्टेशन जाने के लिए। ये विकास भी मेरे साथ ही था। भक्ति मिल? सर, घाटकोपर पुलिस स्टेशन में हमने इस केस के संबंध में एक 0 FIR दर्ज किया है, लेकिन जहाँ पर ये वारदात हुई वो भक्ति मिल्स आपके पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। ये रही केस की डिटेल्स। आप बताइए, आपके साथ क्या हुआ? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं और विकास वहाँ पर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक गए थे। मैं ना ये रुमाल बांध देता हूँ, इससे तेरा खून बंद हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई? तुम लोगों को मालूम नहीं है प्राइवेट इलाका? हाँ हाँ, वो मालूम है, ये प्राइवेट इलाका है। तो दरअसल हम लोग महालक्ष्मी स्टेशन जा रहे थे तो अचानक इसके पैर में चोट लगी तो थोड़ी देर बैठ गए थे। तो ऐसे कैसे रुक गए? हाँ, प्राइवेट एरिया ही है, मेरे बाप का बगीचा नहीं है। बाप पे मत समझाना। ए, क्या करेंगा? हाँ, तू इधर लड़की के साथ आया ना, टाइम पास भी किया तो भाड़ा कौन देगा? हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं। विकास प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। देख, जितना बोलता हूँ चुपचाप, मत्था मत खराब कर ले। भाई तू उतार, ठीक है? ये शुभ काम भी मैं ही कर दूंगा। अरे देख तू नहीं, तेरे अंदर दम कितना। विकास! हेलो पंकज भाई, कहाँ है तू? जल्दी आ, माल आया है। क्या रे, आमिर ने फोन पे बोला माल आया, इधर है। काम चालू बंद है। इधर आइए।
आपका? हा दुपट्टा घ्या आणि फॉरेन्सिक टेस्टसाठी पाठवा. मोहिते, अगर ये दुपट्टा अभी तक यही है तो हो सकता है कि इस केस से जुड़े हुए कई सारे सबूत हमें यहाँ मिल सके. चारों तरफ अच्छे तरीके से छान मार. सर, ये सारी चीजें कलेक्ट करो और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजो. सर. स्नेहा, साहब, वो घटना के बाद उन पांचों ने हम दोनों को इधर ही छोड़ दिया और फिर धमकी भी दी और उसके बाद वो लोग उस रास्ते से निकल गए. ये रोना धोना बंद कर, समझी? और जो बोल रहा हूँ ना वो कान खोल के ध्यान से सुन. अगर ये बात किसी को बताई, किसी को भी तो घर में घुस के मारेंगे. नाम पता सब है हमारे पास. बाकी फोटो और वीडियो दोनों है, और सीधा इंटरनेट पर डालेंगे हम लोग, समझी? अब चुपचाप यहाँ से निकल, स्टेशन जा, गाड़ी पकड़ और घर जा. चलो वजीर भाई. सर, उन लड़कों का क्या करेंगे? आंख खींचेंगे. उन लड़के भक्ति मिल्स के आसपास के अपने आदमियों को काम पे लगा. 22 तारीख को फोटो जर्नलिस्ट का केस भी आया था. हाँ सर. क्या कर रहे हो इधर? क्यों, क्या हुआ? वो केस क्राइम ब्रांच देख रही है. आई नो मोहिते, लेकिन एक ही जगह सिमिलर तरीका, सिमिलर वारदात. मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. उन लड़कों में से एक भी हाथ में आ गया, जबान खींच के बाकी के नाम उगलवा लेंगे. क्राइम ब्रांच से भी इस केस की रिपोर्ट शेयर. सर, फोटो जर्नलिस्ट के मामले के बाद पुलिस और प्रशासन दोनों सतर्क हो गए. इस केस की निंदा करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे. इंसाफ के लिए आवाजें उठने लगी. पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा था. एक ही जगह पर एक जैसे दो जघन्य अपराधों ने सबको सख्ते में डाल दिया. पुलिस के लिए इन दोनों केसेस को सुलझाना एक बड़ी चुनौती थी, जहां शायद अपराधी एक ही थे. लेकिन पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस केस को हल करने के लिए दिन रात जुटी हुई. पर इतना तो तय था कि पुलिस का पाला शातिर मुजरिमों से पड़ा. आइए, प्लीज वेट. इस आदमी को बोला जाते जाने को आई. मैं डॉक्टर हूँ तेरे. यहाँ लेडी डॉक्टर नहीं है? जी, बुलाइए.
आओ कोई डरने की बात नहीं, आओ। देखिए, इंसिडेंट को 1 महीना हो चुका है। शरीर पे इंजुरीज है, पर शारीरिक इंजुरी से ज्यादा मन को, दिमाग को चोट लगी है। इसका साइकियाट्रिक एग्जामिनेशन होना जरूरी है, उससे बहुत कुछ सामने है। ओके। वो लोग जब मैं आंख बंद करती हूँ ना, सब मेरे आंखों के सामने हाथ दोनों है और सीधा इंटरनेट पर डालेंगे हम लोग। किसी अबला औरत की अस्मिता पर हमला करना हत्या से भी जघन्य अपराध है। ऐसी घटनाओं में मेडिकल एग्जामिनेशन घटना के 24 घंटों के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन स्नेहा के केस में ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप को साबित करने के कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं थे। लेकिन शारीरिक दुष्कर्म का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा औरत के दिल और दिमाग पर पड़ता है। अगर डॉक्टरी जुबान में कहें तो स्नेहा इस वक्त PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रस्त है। ऐसे में इंसान हर पल अपने आप को लाचार, बेबस और हारा हुआ समझता है, डिप्रेसिव और हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। साइकियाट्रिस्ट की टीम ने अपनी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी और क्राइम ब्रांच ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मामले की बागडोर संभाल ली थी। वो पांच उनमें से 16-17 साल का लड़का था शायद। शक्ल से वो सब ना गुड्डे थे। और उसके बाद कैबिन को लेकर जाइए। भक्ति मिल के पास में डिस्क्रिप्शन से मैच करते हुए जितने भी लड़के हैं सब बोल। पीड़ित लड़की सिर्फ एक लड़के का स्केच बनवा पाई थी। पुलिस ने भक्ति मिल्स के 2 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 150 लड़कों को टटोला और उनकी दिन रात की कोशिश से उन्हें आखिर कामयाबी मिल ही गई। चलो भाई, चल जल्दी। भाई 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 एक कुछ काम है मुझे, कुछ काम याद आया अभी। आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। सब मैं कब भाग रहा था, मैं तो घर जा रहा हूँ। चल थाने बात कर ली। सब हुआ क्या है? चल चल ले चलो। बेटे सच नहीं बोलेगा तो क्या होगा पता है? जैसा जो लड़के थे उनका कुछ हो ना, लेकिन तू लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। चल बैठ जा। जिस लड़की के साथ तुम लोगों ने वो कांड किया ना, उसके साथ एक लड़का भी था। उसको अभी यहाँ बुलाऊंगा, वो तेरी पहचान करेगा, बात खत्म। तू जाएगा अंदर, बाकी चारों को ढूंढने की मेहनत कौन करेगा? वही थे, लड़के को बुला। यस सर। सब बताता हूँ। सब 4 लोग थे। एजाज, वजीर, पंकज और सब आमिर और तू। हाँ साहब मैं था, पर साहब पिछली बार मैं नहीं था, पिछली बार टिल्लू था। मैंने कोई काम नहीं किया पिछली बार। मतलब पिछली बार किसके साथ कांड किया? साहब वो जो टीवी पे आ रही है ना, वो अखबार वाली लड़की।
उसके साथ उन चारों ने कांड किया था। इजाज, वजीर, पंकज, आमिर और टिल्लू। मैं नहीं था, मैं पिछली बार नहीं था, मैं सिर्फ एक फोटो जर्नलिस्ट अपने ऑफिस के असाइनमेंट के संबंध में अपने एक मेल सहकर्मी के साथ इसी भक्ति मिल में गई थी और इसी तरह 5 लोगों ने, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल था, उसके साथ बलात्कार किया। बाद में इस केस को लेकर मीडिया और लोगों में जबरदस्त जन आक्रोश हुआ और इस केस को सेनापति बापट मार्ग पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। उस घटना में क्राइम ब्रांच के हाथ अब तक कोई आरोपी नहीं लगा था। दोनों केसेस में फर्क सिर्फ इतना ही है कि स्नेहा शहर छोड़कर बिलासपुर चली गई और उसका केस 1 महीने के बाद दायर हुआ, जबकि फोटो जर्नलिस्ट के मामले में घटना के अगले दिन से ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस के हाथ अब आरोपी सनी लगा तो एक बेहद जटिल और संगीन सीरियल क्राइम की गुत्थी खुलने वाली थी। कल फोटो जर्नलिस्ट केस में इन्वॉल्व हमने एक लड़के को उठाया, इसका नाम है टिल्लू। इसने वो सारे नाम बताए जो आपने बताए थे, वजीर, इजाज, आमिर, अलबत्ता इसने एक नया नाम बताया, पंकज। और ये पंकज जो है उस गैंग रेप में इन्वॉल्व है। जफर साहब, मुझे लगता है कि उस मिल में कोई रैकेट है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक रैकेट ही है। ये कमीने वहां घात लगा के बैठते हैं और आने जाने वाली लड़कियों का शिकार करते हैं। सर, पूरा मीडिया और पब्लिक पुलिस के पीछे हाथ धो के पड़ी है इस वक्त। शरद, वो तुम देखते जाओ इन कमीनों के साथ हम क्या करते हैं। सलाम साहब, अफजल बोल रहा हूँ। बोलो अफजल, क्या खबर है? एजाज दिल्ली से आ गया साहब, जरीमारी खोली में। तेरा नाम इजाज? हाँ? अरे क्या हुआ साहब? साहब, अरे हाँ साहब, मैं मुमरा से बोल रहा हूँ। वो वजीर शेख है ना, जिसका टीवी पे न्यूज़ आया था, उसको मैंने देखा है उसकी गोली पे जाते हुए। वो ऑरेंज टी शर्ट वाला लड़का और जिसने ब्लैक पैंट ग्रे शर्ट पहनी है, वो वाला लड़का। हाँ सर, वही दोनों है, बाकी इनमें से कोई नहीं है। सर, ये दोनों फोटो जर्नलिस्ट वाले केस में भी इन्वॉल्व है। 3 मिलने अभी और बाकी है। उस रात बिलासपुर जाने के लिए विकास ने अपने मालिक से 1500 रुपए लिए थे। बिलासपुर में उसका दोस्त मनोज, उसकी मां सुमन, ये दोनों के बयान हमारे पास में है और ये दोनों बयान साबित करते हैं कि डर और बदनामी की वजह से ये दोनों मुंबई से बिलासपुर गए। जी सर। और हाँ, फोटो जर्नलिस्ट के केस को टीवी पे देखने के बाद और अपनी मां गायत्री के लगातार मुंबई आकर मिसिंग कंप्लेंट विड्रॉ करने के जिद से स्नेहा मुंबई आ गई और यहाँ आकर पीएसआई नम्रता के सामने उसने अपनी आपबीती सुनाई। सर, गायनाकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बयान से भी इस अपराध की पुष्टि होती है। शायद हमारे पास में एक पुख्ता सबूत है, ये कॉल रिकॉर्ड। इन 5 के मोबाइल 31 जुलाई और 22 अगस्त दोनों वारदात के वक्त भक्ति मिल में एक्टिव थे। उस दौरान इनकी लगातार आपस में बातचीत हो रही थी और ये एक दूसरे को बुलाकर इस जुर्म को अंजाम दे रहे थे। और तो और दोनों विक्टिम और उनके साथियों के भी फोन इस कंपाउंड के अंदर एक्टिव थे उस वक्त। सर, इन सारे अपराधियों की बैठक भक्ति मिल में होती। ये लोग भक्ति मिल से आने जाने वाली लड़कियों को अपना टारगेट बनाते। सर, लेकिन कई लड़कियों ने इस बात की कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज कराई। यही तो मुश्किल है शरद, ऐसे हालात में अक्सर लड़कियां डर जाती हैं। स्नेहा भी डर गई, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। जर्नलिस्ट ने हिम्मत की और जिस हैवानियत और प्री प्लानिंग के साथ में जुर्म को अंजाम दिया गया है, ऐसे दरिंदों को तो सिर्फ सजा नहीं होनी चाहिए, इन्हें सूली पे लटका देनी चाहिए। हमारी तो पूरी तैयारी है और कोर्ट के फैसले पे हमें पूरा भरोसा है। दोनों ही बलात्कार के केसेस इंतहाई नाजुक थे। सभी अपराधियों को पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि न जाने और कितनी जिंदगियां खतरे में थी। पुलिस ने कमर कस ली थी और दिन रात काम में जुट गई थी। सारी मशीनरी हरकत में आ गई थी। जागरूक नागरिकों ने हिम्मत का प्रदर्शन किया और एक के बाद एक मिलती इंफॉर्मेशन से सिर्फ 3 दिनों में पुलिस ने सभी मुजरिमों को धर दबोचा।
बलात्कार करता है, बलात्कार करेगा तो। स्नेहा के साथ हुए जघन्य अपराध में कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फोटो जर्नलिस्ट के मामले को भी मेनली इसी केस से जोड़कर देखा गया, हालांकि उसकी सुनवाई अलग से हुई। फोटो जर्नलिस्ट मामले में स्नेहा के केस का संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने आरोपी आमिर, वजीर और पंकज को रिपीट ऑफेंडर्स यानी कि एक ही अपराध को बार बार करने वाला मानकर महिला अपराध से जुड़े नए कानून आईपीसी की धारा 376 के तहत मौत की सजा सुनाई। यह अपने आप में एक अप्रत्याशित फैसला था। नए कानून के तहत देश में दिया गया ये पहला जजमेंट था। और वहीं दूसरी तरफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों नाबालिग आरोपियों सनी और टिल्लू को बाल अपराध से जुड़ी सबसे ज्यादा 3 साल की सजा दी। इस केस से जुड़े सभी अपराधी 5 दिनों के अंदर पकड़े गए और केस की चार्जशीट अपराध के 57 दिनों के अंदर कोर्ट में फाइल कर दी गई। इस केस में समाज की भूमिका भी काफी सराहनीय रही। यहाँ पुलिस को खबर उनके खबरियों से ज्यादा पब्लिक से मिली और स्नेहा जोशी और फोटो जर्नलिस्ट के अदम्य साहस को भी क्राइम पेट्रोल सलाम करता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।